नमस्कार। स्वागत है आपका सीसीएल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे कंप्लीट जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरीके से था, और हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके बाद जो हमारा चैप्टर नेम था गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो गाउस लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है गाउस लॉ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गाउस लॉ एक्चुअल में क्या है। कंप्लीट गाउस एक साइंटिस्ट का नेम है। उसने एक अपना रूल दिया, एक नियम दिया, उसने अपना एक नियम बनाया और उस नियम के माध्यम से उसने कुछ बताने की कोशिश की। हम उसी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्या कोशिश की, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा कि पर्टिकुलर कोई इंक्लोज पार्ट है, इस तरीके से कोई इंक्लोज पार्ट है, इसमें से जितना भी चार्ज फ्लो होगा, इसमें से जितना भी चार्ज फ्लो मतलब कि चार्ज की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वो जो टोटल फ्लक्स होगा उस पॉइंट से रिलेटेड, मतलब कहने का मतलब एक इनक्लोज सरफेस है, इससे जितना इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो उसकी चार्ज तथा जो चार्ज एंड जो एप्सिलॉन नोट है, हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नोट के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर। तो सबसे पहले लिखेगा गाउस लॉ और उस गाउस लॉ की डेफिनेशन लिखेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, इसके अंदर से क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द enclosed surface, through the enclosed surface will be 1 upon epsilon naught, will be 1 upon epsilon naught multiple of magnitude of charge, multiple of magnitude of charges enclosed by the surface, enclosed by the surface. It means phi equals to summation q upon एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इसको डिस्कस करें, मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर कंटेंट है, यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट से कोई यहां से फील्ड लाइन पास होती है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दिया हमने यहाँ पे। अब ये किसकी वजह से हो रही है, मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू और यहाँ या एरिया क्या है डीएस है, तो इसके भी यहाँ पे भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो आपको समझना है कि फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके लिख लीजिएगा फॉर्मूला। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप सिंपल सा, अगर गाउस लॉ आपसे पूछ जाता है तो आप लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो फाई है ये तो हो गया अपना फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी। आप सब जानते हो इसको, मैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, परमिटिविटी। और समेशन चार्ज क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके बाद यहाँ पे नीचे एरो लॉग लिखेगा। वी कैन राइट गाउस लॉ इन अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म क्या होता है कि हम इसके बाद यहां लिख देना वी नो दैट फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्लियर। एंड और फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ओनली क्यू लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं है, क्यू का यहाँ टोटल चार्ज होता है। ठीक है। अगर हम यहां से लिखे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट विल बी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सॉरी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा है, दूसरा चार्ज है। यहां से लिखना फॉर क्लोज सरफेस, अगर हम बात करें क्लोज या होल सरफेस, अगर हम होल सरफेस के लिए बात करें तो यहां पे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल क्या होता है, ये वाला, यहां लग जाना ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी को इसको याद रखना है। चाहो तो अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख सकता हूं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्लोज इंटीग्रल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ। प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ। तो मतलब गाउस लॉ जो है उसको हम किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे, यहाँ पे किसकी हेल्प से, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सिंपल सा है, अगर आपने जरा सा थोड़ा सा पुराने वीडियोस को देखा है
उसको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। किस तरीके से, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसके सराउंडिंग यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी। मान लीजिए थोड़ा सा इस पार्ट को हमने ज्यूम किया, जो ये पार्ट है ये क्या है अपना ds है। यहाँ से कोई यहाँ पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये है और ds मान लीजिए आपका ये है। चाहे तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये क्या है शो कर रहा है, ds को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ds हो गया, ये e वेक्टर हो गया। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है, आप सब जानते हो। मतलब कि इस पूरे पार्ट के लिए, इस होल पार्ट के लिए अगर यहाँ से हम बात करें तो ये इसके लिए r हो गया और ये d ओम बात हो गया। हमने यहाँ पे स्टेरेडियन पढ़ा था एक, आपको पता हो तो स्टेरेडियन डिस्कस किया था, चाहे उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में 11th क्लास में। तो स्टेरेडियन यही था ना, वो आर्क अपॉन रेडियस कुछ ऐसा था ना, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को हम लेके हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ये ds वेक्टर इसके बीच में यहाँ पे क्या हो गया, एंगल थीटा। ये क्या हो गया आपका, एंगल थीटा हो गया। हम यहीं से आगे बात करते हैं। तो अब सिंपल से अपने को 3-4 टर्म्स यहाँ पे याद रखनी है। वो कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहां लिख देना वी नो दैट, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो हम उन्हीं से प्रूफ करेंगे जिन चीजों को हम जानते हैं। अगर उन चीजों से हम प्रूफ करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा क्या होगा, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये किसका है, क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, ये आप सब जानते हो। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, इसी को हम आगे फॉर्म करें तो फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर, सॉरी वेक्टर हटा दो, ई ds क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर। अगर यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री व्हेन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन गया, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई ds। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल सा, अभी तक कुछ नया नहीं किया है हमने, ये ऑलरेडी हम फ्लक्स में स्टडी कर चुके हैं। इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद वापस लिखना वी ऑल्सो नो दैट, क्या जानते हैं, यहां पे हम जानते हैं कि ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जानते हैं ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम दोनों से बात करें फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई की जगह हम क्या रख देंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ds। ठीक है, अब यहाँ पे होल सरफेस की हम बात करें तो ds है, होल सरफेस के लिए बात कर लेंगे s बात कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो फाई इक्वल्स टू के क्यू और होल सरफेस s ds। अब आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को बाहर ले जाओ, एस है तो ओनली ds रह जाएगा। तो यहां से हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा फाई इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान रखना क्लोज इंटीग्रल s ds की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ये स्फीयर बना हुआ है और जो स्फीयर का जो एरिया है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से फाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है 4 पाई के, क्या हो जाता है भाई 4 पाई के क्यू, यही बचता है ना 4 पाई के क्यू। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू। 1 अपॉन 4 पाई को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है, के सॉरी के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता है क्या, आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से निकालूं तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाता है 1 अपॉन 4 पाई के आता है ना, 1 अपॉन 4 पाई के। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई के, भाई इससे आया हमने यहाँ पे। तो 1 अपॉन 4 पाई के, तो 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन, अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा तो 4 पाई के कहा जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट पी। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है हमारा गाउस लॉ होता है। तो ये क्या हो गया हैंस वन, सिंपल सा है, बस स्टेप ध्यान रखनी थोड़ा सा आपको। सबसे पहले
फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। उसके बाद इसमें cos थीटा दोनों 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे इसको कर देना दोनों सेम है। तो ईडीएस पे ई की वैल्यू रखनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद सिंपल सा इसका वैल्यू रख देना 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि ये क्लोज मतलब पूरा होल एरिया, पूरा जो स्फीयर है उसका टोटल एरिया की यहाँ से डिस्कस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो यहाँ पे लास्ट में ये क्या हो जाएगा आपका हेंस प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद कुछ लाइंस लिखनी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। लेट ए पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर having radius small r. We assume a surface area element ds at point P. Full stop. At this point, for this area element, the angle between EFI and area vector is theta. Clear? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाय गाउस लॉ प्रूव कूलम्ब्स लॉ। अब गाउस लॉ के थ्रू किसको प्रूव करना है? कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है। तो सिंपल सा है, इसका भी कुछ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, बस अपने को सिंपल सा कुछ चीजें हैं जिनको अपने को याद रखना है और उनके बिहाफ पे ही हम इसको यहाँ से वापस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे वही हमने जो शुरुआत की थी उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे वापस शुरुआत करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कैसे। देखो सबसे पहले वही फाई इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, उसी से बताना है। मतलब यही डायग्राम है आपका। वापस ये अपना एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर हो गया, ये अपना ई वेक्टर हो गया, इसी के बीच में थीटा है और यहाँ से एक पॉइंट है चार्ज क्यू और वहीं से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कब होता है, जब दोनों किसमें है, सेम लाइन में है। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ई डी एस cos 0 और cos 0 वैल्यू होती है 1, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन चाहे तो फाई इक्वल्स टू हो कि वही ई बार और यहाँ पे एस आ जाएगा भाई, एस तो होल सरफेस क्या होती है एस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा डीएस। अब यहाँ पे आप वैसे ही वापस जो डीएस है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करनी है, चाहे आप फाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, ई की वैल्यू पुट करें या फाई की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फाई इक्वल्स टू। तो अब हमने गाउस लॉ को यूज करना है, तो लिख देना फ्रॉम गाउस लॉ। तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप यहां से अगर मैं इन सबको यहां से ट्रांसफर करूं तो यहां से टर्म्स क्या बन जाती है, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के बन गया, अब यहाँ पे क्यू चाहिए, तो हम ये भी जानते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है क्यू ई होता है। अगर यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकालू तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे एफ अपॉन क्यू। तो नाउ फ्रॉम अबव इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ई की जगह क्या रख देंगे अपन एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू ऊपर चला जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू क्यू डॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दें के आर स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है। क्लियर, इसके नीचे भी क्या लिख दोगे आप हेंस प्रूफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो वो है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गाउस लॉ। तो ये आपको लिखना है, लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गाउस लॉ। पहला पॉइंट लिखना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द algebraic sum of total electric flux is the algebraic sum of leaving the surface positive and electric flux entering the surface negative। सेकेंड पॉइंट लिखेगा लिविंग फ्लक्स पॉजिटिव है और एंटरिंग क्या है नेगेटिव, ये पहले बता चुका हूं ऑलरेडी। सेकेंड पॉइंट लिखेगा द सरफेस सेलेक्टेड
टू अप्लाई गाउस लॉ इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। जो सरफेस हमने सेलेक्ट की है उसको क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस बोलते हैं। द सरफेस सेलेक्टेड टू अप्लाई गाउस लॉ इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। इट कैन हैव एनी शेप, इसकी कोई भी शेप हो सकती है, इट कैन हैव एनी शेप। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गाउस लॉ डिपेंड्स ओनली अपॉन द टोटल चार्ज थ्रू द क्लोज सरफेस। डिपेंड्स अपॉन द टोटल चार्ज थ्रू द क्लोज सरफेस, full stop। Next point, the value of flux does not depend upon shape area of Gaussian surface. It depends upon the amount of charge, nature and medium also. किस किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर पर और मीडियम पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द टोटल चार्ज थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, अगर टोटल चार्ज जीरो जाता है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। If the total charge through a closed surface is zero, then the electric flux associated will be zero. और last point है, there is no contribution in the flux leaving the surface by the charge situated outside the closed surface. Once again, there is no contribution in the flux leaving the surface by the charge situated outside the closed सरफेस। अगर इस सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज से जो लाइन आउट गोइंग होंगी इसका उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पॉइंट का मीनिंग सिर्फ ये था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गाउसियन लॉ। इसके हम पहली एप्लीकेशन आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन दूसरे वीडियो में। लेकिन पहली एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गाउस लॉ। कि हमें गाउस लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर है, उसके एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI हम क्या करेंगे, वहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए लिखना है आपको EFI ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, EFI ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गाउस लॉ। बस यहां लिखना है फ्रॉम गाउस लॉ, मतलब गाउस लॉ की हेल्प से हम यहाँ पे, अब वो क्या है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके अराउंड हमें एक गाउसियन सरफेस को ज्यूम करना है, ये क्या होगी, गाउसियन। ध्यान रखना, अगर इनफाइनाइट चार्ज होगा तो वहां पे जो गाउसियन सरफेस होगी वो क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी। क्या होगी, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस होगी। और सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से हम इसको इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ इसको हम शो करेंगे। और यहाँ किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस। इसको हम बोल देंगे यहाँ पे S1 सरफेस, ये हो जाएगा हमारे लिए S2 सरफेस, और ये हो जाएगा हमारे लिए S3 सरफेस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ तक क्या हो गया 90 S3 पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ भी क्या हो गया 90, और यहाँ पे S1 की डायरेक्शन भी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ये है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये पॉइंट P है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई स्मॉल चार्ज है dq, हम ऐसे सिमिलरली पूरे चार्ज के लिए बात करेंगे, लेकिन अभी छोटे से पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ पे L लेंथ है, यहाँ पे जहां पे हम इसको जहां तक हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीटली बात करें, तो अगर हम यहाँ पे टोटल सरफेस चार्ज, जो हमारा टोटल फ्लक्स है, जो हमारा टोटल फ्लक्स से रिलेटेड, उसके लिए हम बात करें, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अगर मैं φ1 की बात करूं, अब यहाँ पे जो φ1 है वो क्या हो जाएगा S1 E वेक्टर डॉट ds, वेक्टर मतलब डायरेक्टली cos थीटा लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और S1 सिमिलरली क्या हो जाएगा, φ2 के लिए भी हो जाएगा S2 φ2 S2, तो यहाँ पे E ds cos थीटा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे φ3 के लिए कैलकुलेट करें, तो φ3 के लिए भी क्या हो जाएगा S3 E ds cos थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये सारी कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2।
अब हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब सबसे बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान रखना बहुत इजी है, बस इनकी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर, ये जो वैल्यूज इसके अंदर, ये वैल्यू इसके अंदर यहाँ पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल S1 EDS cos 0 cos थीटा, सॉरी अभी 0 नहीं पुट करेंगे। और सिमिलरली S2 के लिए बात करें तो EDS cos थीटा, और सिमिलरली S3 के लिए बात करें तो S3 EDS cos थीटा। अब यहाँ पे इसके लिए तो हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90 और थीटा इक्वल्स टू 90। तो फाई इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा cos 0, तो EDS cos 0 प्लस EDS cos 90 प्लस EDS cos 90, S3 S2 S1। फाई इक्वल्स टू cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, ये दोनों क्या हो गए 0, 0 प्लस 0 ये रह जाता है S1 और EDS, ठीक है। cos 0 वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से क्या हो जाएगा अपना फाई। अब अप्लाई इसमें आगे लिखें तो फाई इक्वल्स टू E बाहर चला गया, S1 तो क्या हो जाएगा DS। अब S1 बचता है यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो S और DS, ये क्या हो जाएगा, इसका जो सिलेंड्रिकल है, जो सिलेंड्रिकल लेंथ होती है उसकी क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वो क्या होता है 2 पाई RL। इसको क्या लिख देंगे अपन 2 पाई RL, क्योंकि 2 पाई RL पता है आपको, जो सिलेंडर पार्ट होता है उसको 2 पाई RL होता है। तो यहां से हम 2 पाई RL वैल्यू पुट करेंगे तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E डॉट 2 पाई RL। और अब अप्लाई गाउस लॉ, हम यहाँ पे गाउस लॉ को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, गाउस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E डॉट 2 पाई RL। अब अपने को बस E निकालना है, आंसर आ गया आपका। अगर हम यहाँ से E निकालें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू, तो ये जो वैल्यूज है सारी नीचे ले जाएंगी, तो क्या बचेगा Q अपॉन 2 पाई RL, 2 पाई RL बचता है। अब यहाँ पे चाहो तो अगर इसको 4 पाई, मतलब भाई इसमें एप्सिलॉन नॉट हो, सॉरी 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है K होता है, तो चाहे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और RL, तो ये होगा K, तो कैसे लिख सकते हैं क्या 2KQ अपॉन RL। अब चाहो तो Q की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज तो आपके यही आ सकती है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा Q की वैल्यू, अगर अपन लेंथ होती है ना इसमें जो चार डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लैम्बडा होता है, अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है, और लैम्बडा के वहां से फॉर्मूला क्या होता है लैम्बडा इक्वल्स टू Q अपॉन L। तो Q की वैल्यू क्या हो जाती है वहां से लैम्बडा L, पढ़ा है ना अपन ने, लैम्बडा इक्वल्स टू Q अपॉन L होता है। तो इसको हम अगर यहाँ से पुट करें तो इसी इक्वेशन से देखना यहाँ पे क्या हो जाती है E इक्वल्स टू 2K लैम्बडा L अपॉन RL, तो L से यहाँ पे L कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचता है अपना 2 पाई लैम्बडा L, ये अपना क्या आ गया लास्ट आंसर है, ठीक है। इसी के बिहाफ पे अगर हम यहाँ से दो कंटेंट निकालें तो ये होता है, तो प्रोपोर्शनल लैम्बडा होता है और एक 1 अपॉन सॉरी R होता है, यहाँ R आएगा 1 अपॉन R। इन 1 लैम्बडा के लिए इसके लिए ग्राफ बना है, तो इसके लिए ग्राफ तो ये बन जाएगा E और लैम्बडा, और इसके लिए हम ग्राफ बनाए तो इसके लिए अपना ग्राफ ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा, ये हो जाएगा R, तो हमारा ये ग्राफ जो हो जाएगा उसको हम बोल देंगे E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद अब सबसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम के बाद एक जो लाइन है मैं वो लिखवा रहा हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे। तो लिखेगा लेट एन अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल q distribute along the length L on a long conducting wire with charge density lambda, and we have to calculate the EFI at a point situated at a distance small r perpendicular to the length of the wire, perpendicular to the length of the wire, full stop। नीचे लिखेगा to calculate we assume an imaginary cylindrical Gaussian surface, ये सारे क्या है imaginary cylindrical Gaussian surface for which the axis along the length of the wire, इसकी एक्सिस किसके हैं
along the length of the wire, full stop. This cylindrical surface is an assemble of three surfaces, S1, S2 and S3. now नीचे लिखिएगा टोटल फ्लक्स इक्वल का साइन फ्लक्स ऑफ सरफेस S1 प्लस फ्लक्स ऑफ सरफेस S2 प्लस फ्लक्स ऑफ सरफेस F3। उसके बाद यहां स्टार्ट करना, फिर यहां से यहां तक, फिर ये, और इसके बाद में लास्ट यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के मैंने नोट्स देखे, कुछ बच्चों के मुझे वीडियोस भी पोस्ट किए, किसी ने फोटोज पोस्ट किए, मैं इस वीडियो के लास्ट में उनको पोस्ट करूंगा, आप देखिएगा। और अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, आप उन पे भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।